हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में, ठीक है। तो अब इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चे? ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में हम पढ़ना है दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। कैसे कैरी होती है हीमोग्लोबिन के थ्रू? थ्रू कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे। चलो, अगर देखो तो एक बार ये लाइन आपको समझा देती हूँ कैसे। ठीक है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के दो पार्ट है, मैंने आपको बताए थे बच्चे। दैट इज हीम प्लस ग्लोबिन। ठीक है, हीम इज द आयरन पार्ट एंड ग्लोबिन इज द अमाइनो एसिड पार्ट। कौन सा पार्ट होता है बेटा? प्रोटीन पार्ट। किससे मिलके बना होता है? प्रोटीन। प्रोटीन पार्ट है ये, ठीक है। और प्रोटीन किससे मिलके बनते हैं? दैट इज अमाइनो एसिड से। किससे मिलके बनते हैं? अमाइनो एसिड से मिलके बनते हैं प्रोटीन्स, ठीक है। अभी अमाइनो एसिड से जाके जुड़ता है ग्लोबिन पार्ट से, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो जाके अटैच होती है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है कि हमारे जो हीमोग्लोबिन के साथ बेटा जो ग्लोबिन पार्ट होता है उसके साथ जाके हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो अटैच होती है। क्या होती है? अटैच होती है। अमीन और जो ग्लोबिन पार्ट है दैट इज प्रोटीन पार्ट, और किससे बना होता है? अमाइनो एसिड्स। तो जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनती है दैट इज कार्बामिनो, क्या बोलते हैं बेटा उसको? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। क्या बोलेंगे? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। क्या बोलेंगे बच्चे? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। यहां तक समझ आया आपको? ठीक है, ये लाइन समझ आई। नेक्स्ट लाइन में है दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड and partial pressure of oxygen is a major factor which could affect this binding। मेजर फैक्टर है बेटा। मैंने क्या बताया था कि अगर गैसेस की मूवमेंट होगी तो किस वजह से होगी? दैट विल बी ड्यू टू हाई पार्शियल प्रेशर एंड लोअर पार्शियल प्रेशर। द गैसेस विल मूव टुवर्ड्स फ्रॉम हाई फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। आपको बताया था रूट क्या होता है गैसेस का? हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। हाई टू लो मूव करेंगे बेटा, ठीक है। जहां पे पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा उधर से दूसरी तरफ ऑपोजिट साइड, जहां पे लो होगा, जहां पे वजन कम होगा, उस तरफ जो गैसेस है वो ज्यादा मूव करेंगी, ठीक है, ताकि एक बैलेंस हो सके, है ना। बैलेंस हो सके तो आप कुछ सोच सकते हो, हाई से हो जाएगी इट मीन्स गैसेस का बैलेंस हो रहा है ना। तो ये चीज यहाँ पे बताई हुई है कि दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। दैट इज अ मेजर फैक्टर, ठीक है, बाइंडिंग ऑफ partial pressure of carbon dioxide। partial pressure of oxygen is a major factor which could affect the binding। देखो, अभी यहाँ पे मैंने क्या बताया था? पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर बेटा क्या होगा कि जहां पे हमें पता है ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होगा, वहां पे क्या होगा? बाइंडिंग होगी कार्बन डाइऑक्साइड की, हीमोग्लोबिन से ज्यादा बाइंडिंग होगी। सिमिलरली ऑक्सीजन की बाइंडिंग कम होगी, ठीक है। अगर हम ऑपोजिट देखें तो जो ऑक्सीजन की, अगर ऑक्सीजन की किसी जगह पे पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा बेटा? वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होगा और ऑक्सीजन की बाइंडिंग क्या होगी? वहां पे ज्यादा होगी। क्या होगी? ज्यादा होगी। अब मैंने आपको बताया था, ठीक है, क्या बताया था कि ये अगर हमारे आ गए टिश्यूज, ठीक है, दीज आर द टिश्यूज। मान लो ये हमारे पास है टिश्यूज और ये हमारे पास आ गई एल्विलाई। क्या आएगी बेटा? एल्विलाई। दीज आर द ब्लड वेसल्स। क्या बोलेंगे इनको? ब्लड वेसल्स। ये क्या है बच्चे? ब्लड वेसल्स। अब तुम लोगों को पता है, ठीक है, अब तुम लोगों को पता है, मैंने बताया कि पार्शियल प्रेशर कितना फर्क डिपेंड करता है हमारी गैसेस की अटैचमेंट पे, ठीक है। पार्शियल प्रेशर, अब आपको पता है आप ऑक्सीजन यहाँ से ले रहे हो, ठीक है, आप इनहेल कर रहे हो ऑक्सीजन यहाँ से ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? ज्यादा देन कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे क्या होगा? पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड से। अगर पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है, वो क्या करेगी? यहाँ पे जाके बेटा एचपी से बाइंड करेगी, है ना। मैंने क्या बताया कि जहां पे पार्शियल प्रेशर जिसका ज्यादा होगा वो जाके एचबी से वो ही वाली जो गैस होगी वो बाइंड करेगी, दूसरी की जो अटैचमेंट है वो कम होगी, ठीक है। वो क्या करेगी बेटा? यहाँ से डी अटैच हो जाएगी। क्या होगी? एचबी से डी अटैच हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी? डिटैच हो जाएगी। क्या होगी बेटा? डिटैच हो जाएगी, ठीक है।
डिटैच होके कहाँ जाएगी वो, एल्वेलाई में। कहाँ जाएगी, एल्वेलाई में। एल्वेलाई से फिर क्या कर दी जाएगी, रिलीज कर दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी बच्चे, रिलीज कर दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो रहा था, बाइंडिंग हो रहा था। ऑक्सीजन की बाइंडिंग होकर ब्लड ने क्या किया, ऑक्सीजन को किसको दे दिया, टिश्यूज को। किसको दे दिया, टिश्यूज को। अब टिश्यूज ने क्या किया, ऑक्सीजन को लेके अंदर बेटा, उसके अंदर जो रिएक्शंस चली, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकले जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड थी, उसने क्या किया, वापस ब्लड को क्या दिया, ऑक्सीजन लेने पे कुछ देना भी तो होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन उन्होंने ली, वापिस वापिस क्या दिया उन्होंने, कार्बन डाइऑक्साइड क्या की, वापिस कर दी। ठीक है, क्या की, वापिस कर दी। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन जब टिश्यूज को चली गई, टिश्यूज में क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा था। क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा था और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या था, कम था। ऑक्सीजन का क्या था बेटा, पार्शियल प्रेशर कम था, है ना। ऑक्सीजन का कम था तो क्या हुआ, यहाँ पे डिटैच हुई ऑक्सीजन एचबी से। एचबी से क्या हुई, डिटैच हुई, है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन डिटैच हुई और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुई, अटैच। क्या हुई बेटा, अटैच हुई। किससे, एचबी से अटैच हुई। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुई, एचबी से अटैच हुई। क्या हुई, अटैच हुई। अटैच होकर यहाँ पे फिर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वापस एल्वेलाई के लेवल पे जाएगी। एल्वेलाई के पास जाके वहां पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन से बाइंड करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करेगी, डिटैच हो जाएगी और एल्वेलाई के थ्रू क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी बच्चे, रिलीज हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको पता चला कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कितने बड़े फैक्टर्स हो सकते हैं उनकी अटैचमेंट और डिटैचमेंट के लिए। जो हीमोग्लोबिन से अटैचमेंट है या डिटैचमेंट है उसके लिए कितने बड़े फैक्टर्स हो सकते हैं ये, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन मैं पढ़ाऊं, when carbon partial pressure of carbon dioxide is high, ठीक है, and partial pressure of oxygen is low in the tissues, more binding of carbon dioxide occurs, the p whereas the partial pressure of oxygen is low when, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम चीज बोली हुई है कि अगर तो जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा और ऑक्सीजन का कम होगा, है ना, जैसे कि टिश्यूज में मैंने आपको बताया। ठीक है, टिश्यूज में मैंने आपको बताया बच्चे, टिश्यूज में मैंने क्या किया, आपको बताया है ना। ये वाले टिश्यूज के पास क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा, कम होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या ज्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा है तो वो क्या करेगी, अटैच करेगी हीमोग्लोबिन से और यहाँ से ऑक्सीजन क्या करेगी, डिटैच होकर किसके पास आएगी, टिश्यूज के पास आएगी। ठीक है, यहाँ पे एल्वेलाई के पास सिमिलरली क्या था, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा था और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या था, कम था। क्या था, कम था। कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रही थी बेटा, एचबी से डिटैच होके एल्वेलाई में जा रही थी, रिलीज हो रही थी वहां से। और ऑक्सीजन क्या हो रही थी, एल्वेलाई से ब्लड में जाके एचबी के साथ क्या हो रही थी, अटैच हो रही थी। क्या हो रही है बेटा, अटैच हो रही है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया, यहाँ तक आपको समझ आया। ठीक है, when partial pressure of carbon dioxide is high and partial pressure of oxygen is low as in tissues, more binding of carbon dioxide occurs, whereas when the partial pressure of carbon dioxide low and partial pressure of oxygen is high as in alveoli, the dissociation, द एल्वोलाई में क्या था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या था, ज्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या था, कम था। तो क्या हो रहा था वहां पे, डिटैचमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द हीमोग्लोबिन एंड देयर वाज अटैचमेंट ऑफ ऑक्सीजन with the hemoglobin, that was the association part, and dissociation will occur near alveoli in order to release the carbon dioxide from our lungs। ठीक है, आगे अगर मैं आगे पढ़ूं, यहाँ तक हमने क्या पढ़ा था बच्चे, Wait, यहाँ तक हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पे आगे क्या है, ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन टेक्स प्लेस दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड विच इज बाउंड टू हीमोग्लोबिन फ्रॉम द टिश्यूज इज डिलीवर्ड एट द एल्वुलाई। ठीक है, जो बाउंड थी पहले हीमोग्लोबिन से एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, किस फॉर्म में, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन से, हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, एचबी से अटैच थी जो जो टिश्यूज के पास अटैच होके बाद में ब्लड के थ्रू एल्वेलाई के पास गई, वहां पे डिटैच हुई। तो डिटैच होके क्या हो गई, बाद में क्या होगी बेटा, रिलीज हो गई। ठीक है, फ्रॉम टिश्यूज इज डिलीवर्ड एट द
लेवल ऑफ एल्वुलाई, टिश्यूज से कहाँ गई, एल्वुलाई के लेवल पे। ऑक्सीजन कहाँ से आ रही थी, एल्वुलाई से टिश्यूज तक, एल्वुलाई से टिश्यूज तक। और कार्बन डाइऑक्साइड का रूट क्या था, ये देखो बेटा, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो ये एल्वुलाई है और ये क्या है, हमारे टिश्यूज है ना। यहाँ के लेवल तक तो क्या आ रहा था हमारा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ से एल्वुलाई से टिश्यूज तक कौन सा आ रहा था बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा आ रहा था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में डेफिनेटली ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा रहेगा ना, ऑक्सीजन अटैच होके आएगी। लेकिन सिमिलरली अगर हम देखें, ठीक है, तो जब जाना होता है ब्लड को वापस, तो वो टिश्यूज को ऑक्सीजन देके जाएगा, साथ में क्या लेके जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ब्लड में ज्यादा रहेगी जाते हुए, वेन्स में ज्यादा रहेगी, आते हुए आर्टरीज आ रही है, ठीक है, टिश्यूज को देने। जब सारा ब्लड यूज कर लेंगे, ऑक्सीजन यूज कर लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देंगे, वो किसके थ्रू वापस जाएगा, वेन्स के थ्रू। किसके थ्रू वापस जाएगा, वेन्स के थ्रू। तो वेन्स के थ्रू जो वापस जाएगा बेटा, दैट विल बी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट विल कैरी कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कैरी करेगी वो, कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करेगी, दैट विल बी कॉल्ड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलेंगे उसको, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो टिश्यूज से एल्वुलाई कौन मूव कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। और ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, दैट विल बी फ्रॉम एल्वुलाई टू टिश्यूज। कहाँ से, एल्वुलाई टू टिश्यूज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास विच इज बाउंड टू हीमोग्लोबिन फ्रॉम टिश्यूज, ठीक है। आरबीसी कंटेन अ वेरी हाई कंसेंट्रेशन ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस। अब आरबीसी के पास एक एंजाइम प्रेजेंट होता है बेटा, दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस। उसके बारे में भी अभी बताएंगे, उसका काम क्या होता है, ठीक है। फिलहाल इतना याद रखो कि उसके पास एक एंजाइम होता है, क्या नाम होता है उसका, दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस। क्या होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। अब उसका काम क्या होता है, एंड minute quantities of same is present in the plasma too। और थोड़ी बहुत क्वांटिटी क्या होती है, प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है कार्बोनिक एनहाइड्रेस की, ठीक है। वैसे तो मोस्टली जो होता है वो आरबीसी में प्रेजेंट होता है, लेकिन थोड़ी बहुत क्वांटिटी हम बोल सकते हैं कि उसकी जो थोड़ी बहुत क्वांटिटी है वो प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होती है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज प्रेजेंट, दिस एंजाइम फैसिलिटेट्स द फॉलोइंग रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शंस। अच्छा, ये रिएक्शन किस में होती है बेटा, आरबीसीज में एक्ट होती है ये रिएक्शन। ये मैं आपको अभी समझाने वाली हूँ कैसे होती है, ठीक है। कैसे होगी, अब आपको बेटा पहले मैंने पढ़ाया था कि HB ऑक्सीजन, अगर मैं सही करके बताऊं तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट बेटा कैसे हो रहा था, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हमारे पास कैसे हो रहा था। ऑक्सीजन दो तरीकों से ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड में, किस तरीके से, दो तरीके से। एक तो होती है डिजोल्व, प्लाज्मा में डिजोल्व होके, है ना, डिजोल्व इन प्लाज्मा। कैसे, प्लाज्मा में डिजोल्व होके ऑक्सीजन ट्रांसफर होती है, दैट इज 3%। कितनी परसेंट ट्रांसफर होगी बेटा, दैट विल बी 3%। कितनी परसेंट ट्रांसफर होगी, 3% ट्रांसपोर्ट होगी डिसॉल्व प्लाज्मा की फॉर्म में। अगर यही देखूं तो HB के साथ अटैच होके कितनी कितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट होगी, दैट विल बी 97%। कितना होगा बेटा, 97%। अब सिमिलरली अगर मैं बताऊं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, तो उसका क्या है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होगी तीन तरीके से। कितने तरीके से, तीन तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड है जो ट्रांसपोर्ट होगी। ऑक्सीजन कितने तरीकों से हो रही थी, दो तरीकों से। कार्बन डाइऑक्साइड कितने तरीके से होगी, तीन तरीके से, ठीक है। एक तो सेम वही आ जाएगा, डिजोल्व इन प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा में डिजोल्व होके, डिजोल्व इन प्लाज्मा कितने परसेंट होगी बेटा, ये 7%। उसमें ऑक्सीजन कितने परसेंट हो रही थी, 3%। अब कार्बन डाइऑक्साइड 7% क्यों ज्यादा हो रही है, क्योंकि ये क्या है, 20 टाइम्स इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो हायर है देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी है बेटा, दैट इज 20 टाइम्स हायर देन ऑक्सीजन। किससे, ऑक्सीजन से 20 गुना ज्यादा है सॉल्युबिलिटी, क्या है, 20 गुना ज्यादा है। तो प्लाज्मा में डिजोल्व फॉर्म में 7% तक जो है हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रांसपोर्ट होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज HB, ठीक है। HB के साथ अटैच होके बेटा जितनी जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितने परसेंट ट्रांसपोर्ट होगी, दैट विल बी 23%। कितने परसेंट होगी बेटा, 23%। और किस फॉर्म में हो रही थी, दैट इज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। किस फॉर्म में थी, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन,
ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट बेटा, तीसरा जो है दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। किसकी फॉर्म में? बाइकार्बोनेट आयन की, बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगी बेटा। कितने परसेंट? 70% विल बी ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। किस फॉर्म में? बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में जो होगी वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की होगी, ट्रांसपोर्ट होगी। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ आया। अब अगर देखा जाए तो हमने क्या बोला कि जब जहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा और ऑक्सीजन का कम होगा, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट होगी, वहां पे भी जो है एचबी के साथ ज्यादा अटैचमेंट होगी ना कार्बन डाइऑक्साइड की। तो वो किस लेवल पे हो रही थी? वो हो रही थी बेटा हमारे टिश्यूज के लेवल पे। कहाँ पे हो रही थी? टिश्यूज टू ब्लड जो हो रहा था पहले, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हो रहा था। कहाँ से हो रहा था? टिश्यूज टू ब्लड। ठीक है, टिश्यूज टू ब्लड भी 7% किसमें डिसॉल्व हो रही थी? किसमें डिसॉल्व होगी वो? प्लाज्मा में। 7% किसमें डिसॉल्व होगी? प्लाज्मा में। 23% किसमें जाएगी बेटा? एचबी के साथ जाएगी। और बाकी 70% कैसे ट्रांसपोर्ट होगी? दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। किस फॉर्म में? बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में। अगर यहाँ पे मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊं तो ये लगा लो, अगर हमारी ब्लड वेसल है, ठीक है, दीज आर द टिश्यूज। कौन से बेटा? टिश्यूज। अब यहाँ से यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को जाना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को जाना है। ये लगा लो हमारे पास, ये लगा लो बेटा हमारे पास क्या है? एचबी प्रेजेंट है। क्या है बेटा हमारे पास? सॉरी, आरबीसी प्रेजेंट है। क्या है हमारे पास? आरबीसी प्रेजेंट है, जो कि आगे एचबी कंटेन करता है। ठीक है, आरबीसी प्रेजेंट है जो कि क्या करता है? कंटेन करता है, एचबी कंटेन करता है। ठीक है, आरबीसी सेल प्रेजेंट है, ब्लड में ब्लड सेल्स होते हैं दैट आर आरबीसी। ठीक है, और भी सेल्स होते हैं, एक आरबीसी सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर होता है जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक है बेटा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी? प्लाज्मा के साथ कितनी परसेंट चले जाएगी बेटा? 7%। ठीक है, प्लाज्मा के साथ कितना डिसॉल्व हो जाएगा? 7%। बाकी इसमें एच बी प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ से यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, एच बी प्रेजेंट है, तो एच बी सी ओ टू कितने परसेंट बना लेगी? 23%। देखा जाए तो कितने परसेंट बना लेगी? 23%। अब जो 70% कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा, 70% कार्बन डाइऑक्साइड है, वो क्या करेगी? पानी के साथ मिलके, क्या करेगी बच्चे? पानी के साथ मिलके क्या बनाएगी? सिंपल बाइकार्बोनेट। क्या बनाएगी बच्चे? बाइकार्बोनेट आयन। क्या बनाएगी? बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन आगे जाके टूट के क्या बनाएंगे? H पॉजिटिव प्लस HCO3, HCO2 नेगेटिव। क्या बनाएंगे? सॉरी, HCO3 नेगेटिव। क्या बनाएंगे बच्चे? HCO3 नेगेटिव। H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव। यही ना हमारे पास बच्चे? ये देखो रिएक्शन अगर मैं आपको दिखाऊं, CO2 प्लस H2O। ठीक है, CO2 प्लस H2O क्या किसके साथ अटैच होगी? ये हमारे H2O के साथ, पानी के साथ मिलके क्या बनाएगी बेटा? बाइकार्बोनेट आयन। क्या बनाएगी? बाइकार्बोनेट आयन। अब यहाँ पे सॉरी बाइकार्बोनेट्स बनाएगी। क्या बनाएगी? बाइकार्बोनेट्स बनाएगी। उसके बाद ये आगे जाके टूट के किसमें टूटेगी बेटा? एक तो H पॉजिटिव में, दूसरा किसमें टूटेगी? HCO3 नेगेटिव। किसमें टूटेगी? HCO3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ये रिएक्शन बेटा इतनी स्लो होती है कि जो हमने जैसे पढ़ा आरबीसी के पास कौन सा एंजाइम होता है दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस, वो इस रिएक्शन में हेल्प करता है। इस रिएक्शन की जो स्पीड है उसको बढ़ाने में। किस चीज में हेल्प करेगा? इस रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने में हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया मैंने कि आरबीसी में, ठीक है, 23% कार्बन डाइऑक्साइड किससे जुड़ जाएगी? एचबी के साथ, दैट विल फॉर्म कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, 7% प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएगी, उस डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगी। बाकी जो बची 70% है बेटा वो वाटर के साथ मिलके बाइकार्बोनेट्स बनाएगी, उसके बाद टूट के बाइकार्बोनेट, और यहाँ पे जो एंजाइम है दैट विल बी कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कौन सा एंजाइम हेल्प कर रहा है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ठीक है बेटा, किसमें टूट के किसमें टूटेगी? दैट विल ब्रेक इन टू H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव। किसमें टूटेगी बेटा? H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव। अब H पॉजिटिव बढ़ने से आरबीसी में एसिडिटी हो जाएगी, तो उसके लिए भी हमारे ब्लड के पास, हमारे आरबीसी के पास एक बफर एक्शन होता है। क्या करेंगे? ये जो
H पॉजिटिव आयन है बेटा, ये किससे जाके अटैच हो जाएंगे, Hb से, किससे जाके अटैच हो जाएंगे, Hb से। एक बफर का एक्शन करेंगे जो कि मेंटेन करेंगे इसकी पीएच को, ठीक है। H पॉजिटिव आयन को Hb के साथ अटैच होने के बाद जो एसिडिटी है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो एज अ बफर एक्शन करेगा हमारा Hb यहाँ पे, ठीक है। क्या एक्शन करेगा, बफर एक्शन करेगा, ठीक है। अब HCO3 बेटा नेगेटिव आरबीसी से जब बाहर आएंगे, ठीक है, HCO3 नेगेटिव, यहाँ पे इनको मिलेगा NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड। क्या मिलेगा, NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड। ये मिलके क्या बना लेंगे बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बनाएंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट। और क्लोरीन को साथ में, एक क्लोरीन आयन को निकाल देंगे। क्या करेंगे, क्लोरीन आयन बनेगा साथ में। NaCO3 नेगेटिव, अब हमने इस HCO3 नेगेटिव को बाहर निकाला, तो इट मीन्स हमने उसका आयनिक बैलेंस है जो डिस्टर्ब कर दिए। आयनिक बैलेंस को डिस्टर्ब कर दिए, तो यहाँ पे बेटा हमारे पास जो क्लोरीन नेगेटिव है, उस सेम जो नेगेटिव आयन को हम क्या कर देंगे, आरबीसीज में वापस भेज देंगे। क्या करेंगे बच्चे, आरबीसीज में वापस भेज देंगे, ठीक है। आरबीसीज में क्लोरीन आयन को भेजने पे ये जो शिफ्ट है, दिस शिफ्ट विल बी कॉल्ड एज, इस शिफ्ट को क्या बोलेंगे, क्लोराइड शिफ्ट। क्या बोलेंगे बच्चे, क्लोराइड शिफ्ट। कौन सी शिफ्ट बोलेंगे इसको, क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है। क्लोराइड शिफ्ट बोला जाएगा। अब आपको समझ आया, ये जो प्रोसेस है बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में, देन कार्बन डाइऑक्साइड विल बी ट्रांसपोर्टेड। क्या होगी बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड विल बी ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस, सोडियम बाइकार्बोनेट आयंस। किस फॉर्म में, सोडियम बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में जो होगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रांसपोर्ट होगी, ठीक है बच्चे। अब ये तो हो रहा था टिश्यूज के लेवल पे, क्योंकि वहां पे क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्या था, ज्यादा था। क्या था बच्चे, पार्शियल प्रेशर क्या था, ज्यादा था। अब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा था, वहां पे तो अटैचमेंट हो रही थी, लेकिन जब जाएगा टिश्यूज के लेवल पे, टिश्यूज के लेवल पे क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विल बी मोर, और वहां पे क्या होगी, डिटैचमेंट होगी। तो वहां पे क्या होगा बेटा, सारा प्रोसेस उल्टा जाएगा। सारा प्रोसेस उल्टा जाके ये जो हमने सारी एक्टिविटी की, ये सारी क्या हो जाएगी, ये जो सारी रिएक्शन हुई बेटा, ये सारी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फिर से अलग हो जाएंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी जाएगी थ्रू एल्वेलाई। किसके थ्रू, एल्वेलाई के थ्रू बेटा इसको क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा, क्योंकि ये सारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, वहां पे उल्टी हो जाएगी, और डिटैचमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा हमारे आरबीसी से, एचबी से, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको लाइन पढ़ाऊं, ये रिएक्शन है बेटा, ये देखो, ये साइन इसीलिए है यहाँ पे ताकि उल्टी भी जा रही है रिएक्शन, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन है ये। क्या है ये, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जो रिवर्स हो सकती है। एक बार अटैचमेंट हुई, जब एल्वेलाई के लेवल पे पहुंचे, टिश्यूज के लेवल पे अटैच हुए, ठीक है। जब एल्वेलाई के लेवल पे पहुंचे यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे क्या हुई, कार्बन डाइऑक्साइड डिटैच हो गई। क्या होगी बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड डिटैच हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पढ़ना है, एट द टिश्यू साइट वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई ड्यू टू कैटाबोलिज्म। किसकी वजह से, कैटाबोलिज्म की वजह से पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई ड्यू टू कैटाबोलिज्म, क्योंकि रिएक्शंस हुई, ऑक्सीडेशन हुई, फूड की ऑक्सीजन की जरूरत थी, ऑक्सीडेशन हुई, वहां से क्या हुई, कैटाबोलिक रिएक्शंस हुई, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी, पार्शियल प्रेशर बढ़ा, तो वो क्या जाके कर गई, ब्लड में एचबी के साथ क्या कर गई, अटैच कर गई, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस इनटू ब्लड, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ज्यादा था, ब्लड में कम था, तो डिफ्यूजेस इनटू ब्लड, ठीक है। दैट इज आरबीसीज एंड प्लाज्मा एंड फॉर्म्स बाइकार्बोनेट आयंस एंड H पॉजिटिव, ठीक है। क्या बनाया इसने, बाइकार्बोनेट आयंस एंड H पॉजिटिव एट द एल्वियोलर साइट वेयर PCO2 इज लो। अब एल्वियोलर लेवल के मैं क्या बढ़ाया था कि PCO2 क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी लो, क्योंकि वहां पे हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं। ऑक्सीजन के इनहेल करने की वजह से वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विल बी हाई, ऑटोमेटिकली द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी लो। क्या होगा बेटा, पार्शियल प्रेशर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एट द एल्वियोलर सॉल्वेट कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर विल बी लो, ठीक है। द रिएक्शन प्रोसीड्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो मैंने क्या बताया, जो यहाँ पे मिलके बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है, बाइकार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट आयन प्लस H पॉजिटिव बना रहे थे, देन हमारे पास बन रहा था सोडियम बाइकार्बोनेट बन रहा था बेटा। वो सारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी एट द लेवल ऑफ एल्वियोलाई, जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा, और जो रिएक्शन होगी सारी बैक चली जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वापस एल्वियोलाई को दे दी जाएगी, वहां से क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, ठीक है। दस
कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्ड एज बाइकार्बोनेट at the tissue level and transported to the alveoli is released out as carbon dioxide. अब यहाँ पे ये लाइन याद रखना, every 100 ml of deoxygenated blood delivers approximately 4 ml of carbon dioxide to the alveoli. कहाँ किसको देता है बेटा? alveoli को, टिश्यूज को नहीं देता कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लड जो है वो टिश्यूज को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ट्रांसपोर्ट करता, टिश्यूज से लेके कहाँ लेके जाता है? एल्वेलाई। और एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कितनी? एवरी 100 ml ऑफ, जो हर 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितनी कार्बन डाइऑक्साइड कैरी कर सकता है बेटा? दैट इज, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई के देता है? दैट इज 4 ml। कितनी देता है? 4 ml। अगर हम याद हो तो, अगर हमने ऑक्सीजन के बारे में बताए तो ऑक्सीजन, कितने ml of oxygen every 100 ml of blood was carrying या was transporting oxygen to the tissues? कितनी ml of tissues को जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट कर रहा था? दैट वाज 5 ml ऑफ ऑक्सीजन। कितना बेटा? 5 ml ऑफ ऑक्सीजन। अगर यही मैं बताऊं, ये तो हो गया रेस्टिंग स्टेट। किस स्टेट में? रेस्टिंग स्टेट में। लेकिन अगर एक्सरसाइज कर रहा हो इंसान, ठीक है, हम जैसे जो है हम एक्सरसाइज कर रहे हो तो उस टाइम क्या हो जाता है, जो ऑक्सीजन का लेवल है बेटा वो बढ़ जाता है। ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होती है मसल्स को, क्योंकि ज्यादा काम लिया जा रहा होता है, एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है। तो उस टाइम एक्सरसाइज के टाइम क्या होता है, जो 15 ml पर 100 ml ब्लड है, वो जो ऑक्सीजन को टिश्यूज को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, यहाँ तक हमने पढ़ लिया ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बच्चे, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। क्या टॉपिक है? दैट इज रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। अब ह्यूमन बींग्स हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम टू सूट द डिमांड्स ऑफ बॉडी टिश्यूज। ठीक है, अब हमारे पास सिग्निफिकेंट, ह्यूमन बींग्स के पास है कि एक सिग्निफिकेंट एबिलिटी है, एक उनके पास गुण है। क्या गुण है? कि वो अपनी रेस्पिरेशन को, जो रेस्पिरेटरी रिदम है ना, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल कर सकते हैं। और जो बॉडी टिश्यूज की डिमांड होती है ऑक्सीजन की, उसको उनको टाइम पे पहुंचा सकते हैं। ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसको मेंटेन कर सकते हो टाइम पे, ऑक्सीजन पे डिलीवर होती रहती है हमारी बॉडी टिश्यूज को, जब जब उनको नीड होती है। जब जब क्या मतलब, और कंटिन्यूसली नीड होती है तो कंटिन्यूसली उनको डिलीवर होती रहती है। ऐसी हमारी बॉडी, उस में एक गुण होता है जो मेंटेन करके रखता है इस रिदम को। ठीक है, दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम। ये सारा बेटा हमारा जो ब्रेन होता है, न्यूरल सिस्टम है, वो कंट्रोल कर रहा होता है। कौन कंट्रोल करता है? न्यूरल सिस्टम, दैट इज ब्रेन। ठीक है, a specialized center present in medulla region of the brain called respiratory rhythm center is primarily responsible for this regulation। जो रेगुलेशन है बेटा, उसके लिए कौन सा सेंटर रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। कौन सा है बच्चे? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, मेन सेंटर जो रेगुलेट करके रखता है हमारी ब्रीदिंग को, जो कि इनवॉलंटरी होती है, जो हम सोते हुए भी सांस ले रहे हैं बेटा। ठीक है, इनवॉलंटरी होती है। ठीक है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। कौन सा सेंटर होता है बच्चों? वो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। कौन सा सेंटर आएगा? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो नॉर्मल रेगुलेशन ऑफ हमारी रेस्पिरेशन का नॉर्मल रेगुलेशन करता है, दैट इज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। कौन सा होगा? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो कि किसमें प्रेजेंट है बेटा? कहाँ पे प्रेजेंट है? दैट इज प्रेजेंट इन मेड्यूला। कहाँ पे प्रेजेंट है बच्चे? मेड्यूला रीजन में प्रेजेंट है हमारे ब्रेन के। ठीक है, आगे जाके हम चैप्टर पढ़ेंगे दैट इज न्यूरल कंट्रोल। ठीक है, या नर्वस सिस्टम के बारे में, ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर में। उसमें हम बताएंगे कौन कौन से ब्रेन के पार्ट होते हैं, मेड्यूला कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मेड्यूला कौन से पार्ट में होता है, और कौन से उसके आसपास और पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सबके बारे में हम पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखो कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो नॉर्मल ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, जो कि हमारी इनवॉलंटरी भी होती है, हम सोए सोए भी हम जो सांस ले रहे हैं उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? दैट इज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, दैट इज प्रेजेंट इन मेड्यूला। कहाँ पे प्रेजेंट होता है बेटा? वो मेड्यूला में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है another center present in the pons region of the brain called pneumotoxic center can moderate the functions of respiratory rhythm center। ठीक है, अब बेटा मॉडरेट कर सकता है। न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड देयर बाय ऑल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। अब ये चीज है कि यहाँ पे ये तो हो गया हमारे पास नॉर्मल जो
ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। एक लेकिन रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को भी जो मॉडरेट कर सकता है, जब भी हमारी बॉडी को कुछ भी कोई ज़्यादा नीड पड़े, है ना? या मतलब किसी भी तरह की हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तब जो सेंटर उसको रेगुलेट करता है, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को मॉडरेट करने का काम करता है, दैट इज़ न्यूमोटैक्सिक सेंटर। क्या बोलते हैं? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये कहाँ पे प्रेज़ेंट होता है बेटा? ये पोन्स में प्रेज़ेंट होता है। मेडुला के नीचे ही एक रीजन होता है हमारे ब्रेन में, दैट इज़ पोन्स। कौन-सा रीजन होता है? पोन्स। अगर यहाँ पे मैं ब्रेन बनाऊँ बेटा, ठीक है? यहाँ ब्रेन बनाऊँ, तो यहाँ पे हमारे पास मेडुला प्रेज़ेंट होता है और इसके नीचे ही हमारे पास कौन-सा सेंटर प्रेज़ेंट होता है, दैट इज़ पोन्स। कौन-सा पार्ट होता है? पोन्स पार्ट प्रेज़ेंट होता है बेटा। पोन्स पार्ट में कौन-सा हमारे पास सेंटर होता है, दैट इज़ न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जो कि क्या करता है? मॉडरेट करता है किसके फंक्शन को? मॉडरेट द फंक्शन ऑफ आरआरसी। किसके फंक्शन को बेटा? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शन को मॉडरेट करता है, ठीक है? कैसे मॉडरेट करेगा? क्या करेगा? उसकी जो ब्रीदिंग रेट है उसको क्या कर देगा बेटा? बढ़ा देगा। ब्रीदिंग रेट को बढ़ाएगा और शैलो कर देगा। शैलो का मतलब कि ज़्यादा गहरा नहीं जाएगा। अगर आप देखो तो इस तरीके से इसको बढ़ा देगा और शैलो कर देगा, ठीक है बच्चे? नेक्स्ट सेंटर हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ a chemosensitive area is situated adjacent to the center which is highly sensitive to carbon dioxide and hydrogen ions, ठीक है? किसको सेंसिटिव होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को। 2 मिनट। किसको सेंसिटिव होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन के लिए सेंसिटिव होता है। मतलब कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है बेटा, मेडुला में प्रेजेंट है, ठीक है? इसके ऑपोजिट में ही, ठीक है, इसके ऑपोजिट में ही एक और सेंटर होता है, दैट इज कीमो सेंसिटिव एरिया। एक एरिया होता है दैट इज कीमो सेंसिटिव एरिया। इस एरिया का काम क्या होता है बेटा? जब भी हमारी जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ जाती है, एच पॉजिटिव आयंस की अमाउंट बढ़ जाती है, तो उस टाइम ये सेंटर होता है जो स्टिमुलेट होता है, ठीक है? उस टाइम ये जो सेंटर होता है वो स्टिमुलेट होता है और क्या करता है? हमारी रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। क्या करेगा बच्चे? हमारी रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है? कीमोसेंसिटिव, ऑक्सीजन का इनसे कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में ज्यादा बढ़ रही है या एच पॉजिटिव आयन ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो उस टाइम क्या होता है? हम तेजी से सांस लेते हैं। उस टाइम जो हमारा हमारा जो कीमोसेंसिटिव एरिया है वो स्टिमुलेट होता है और हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो बढ़ता है। क्या होता है बेटा? बढ़ जाता है, ठीक है? Increase in these substances can activate this center, which in turn can signal the rhythm center to make necessary adjustment in the respiratory process by which these substances can be eliminated. जब ये दोनों चीजें बढ़ती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और एच पॉजिटिव, तो वो जो सेंटर होता है वो स्टिमुलेट होता है और वो बेटा क्या करता है? फिर उस अकॉर्डिंग हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस चलाता है, जिससे कि जो ये दोनों चीजें हैं वो एलिमिनेट हो सके, ठीक है? जल्दी जल्दी क्या हो सके? एलिमिनेट हो सके। डेफिनेटली हम तेजी से सांस लेने लगते हैं ताकि ऑक्सीजन ज्यादा ले और कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा से ज्यादा रिलीज कर दे, ठीक है बेटा? नेक्स्ट इज receptors associated with aortic arc and carotid artery can also recognize changes in carbon dioxide and H positive concentration and send necessary signals to the rhythm center for remedial actions. The role of oxygen in the regulation of rhythm center is quite insignificant. अब यहाँ पे कहने का मतलब है कि पहली बात तो ये जो कीमोसेंसिटिव एरिया है वो क्या काम करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जब एच पॉजिटिव की अमाउंट बढ़ जाती है बेटा ब्लड में, तो वो एक्टिवेट होता है, ठीक है? और उसके बाद वो एक्शन लेता है। उस अकॉर्डिंग रेस्पिरेटरी का रेट हमारा जो होता है वो चेंज होता है। क्या होगा बच्चे? चेंज होगा, ठीक है? सिमिलरली ऐसे सेंटर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एओर्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी में भी सिमिलरली ऐसी जो सेंसिटिव एरियाज होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि सेंस कर लेते हैं इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयंस को। किसको? इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयंस को, और वहां से सिग्नल्स भेजते हैं हमारे न्यूरो सिस्टम में, जहाँ के हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को मॉडरेट किया जाता है। वो तेजी से सांस लेते हैं, ठीक है? उसको रेस्पिरेशन को चेंज किया जाता है ताकि जो हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड है और एंड जो हाइड्रोजन आयंस हैं उनको हम निकाल सके। क्या कर सके? निकाल सके, ठीक है? और यहाँ पे बताया गया है कि सिर्फ जो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड है और हाइड्रोजन आयन है, अगर इनकी कंसेंट्रेशन बढ़ती है तभी हमारी जो सांसें हैं वो फूलती, तभी हम तेजी से सांस लेते हैं।
ये नहीं होता है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो हमें दिक्कत आ रही है या तो हम इतनी जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं। इट इज जस्ट बिकॉज के कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन का लेवल इतना बढ़ जाता है कि हमारी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करती है जब हम फास्ट ब्रीदिंग करते हैं। ठीक है बेटा, वो किसकी वजह से होता है? दैट इज ड्यू टू इंक्रीजमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, नॉट बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। किसके? ऑक्सीजन की वजह से नहीं होता, किसकी वजह से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, यहाँ तक बेटा हो गया रेगुलेशन, समझ लिया आपने। नेक्स्ट पार्ट इज द डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या है? डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। द फर्स्ट डिसऑर्डर बेटा, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमें डिसऑर्डर्स होते हैं उसके बारे में बात की हुई है। फर्स्ट डिसऑर्डर इज एजमा। क्या बोलते हैं इसको? एजमा। एजमा क्या होता है बेटा? जब भी हम कभी कभी हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है किसी ना किसी तरीके से, यहाँ पे अगर मैं डिटेल में जाऊं तो शायद बहुत डिटेल में चला जाएगा। सिंपल सी बात होती है कि कभी ना कभी हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो कभी ना किसी चीज के लिए सेंसिटिव होता है। ठीक है, हम जब सांस लेते हैं बेटा, समटाइम्स हम किस चीज से एलर्जी होती है, किसी भी चीज से आप एलर्जी मान लो, किसी भी चीज से ना हमें प्रॉब्लम होती है या हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसके लिए जल्दी एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम जल्दी एक्टिवेट हो जाता है। मान लो कि किसी को डस्ट से एलर्जी है तो डस्ट जब उसके नाक में जाएगी बेटा, वो एल्वेलाई में वो हमारे ब्रोंकाइस में एंटर करेगी तो वहां पे क्या होगा? इन्फ्लामेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्या होगी? इन्फ्लामेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। इन्फ्लामेशन जब स्टार्ट होगी जो डेफिनेटली क्या होगा बेटा? हमारी जो ब्रोंक्यूल्स है, ठीक है, हमारे ब्रोंकिया है, ब्रोंक्यूल्स है, वो क्या हो जाएगी? कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। ठीक है, इन्फ्लामेशन होगी तो उनकी जो अंदर ल्यूमन होगा वो भी नैरो हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये जो ल्यूमन होगा ये भी नैरो हो जाएगा क्योंकि क्या हो जाएगी? इन्फ्लामेशन हो जाएगी। तो ल्यूमन भी नैरो हो जाएगा, ल्यूमन नैरो हो जाएगा तो ब्रीथ करना क्या हो जाएगा उसके लिए उस टाइम? डिफिकल्ट हो जाएगा बेटा, डिफिकल्ट होगा और वो साथ साथ में क्या करेगा? वीज करेगा, साथ साथ में क्या करेगा? आवाजें निकालेगा। ऐसी आवाजें आती है, वीजिंग वीजिंग करेगा वो उस टाइम। ठीक है, तो अस्थमा क्या है? इज अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग wheezing ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। किसकी वजह से? ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उस टाइम डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होता है जो कि कॉज करता है wheezing। ठीक है, आवाज आती है। ठीक है, नेक्स्ट इज एम्फिजीमा। क्या बोलते हैं इसको? एम्फिजीमा। Emphysema is a chronic disorder in which alveoli walls are damaged due to which respiratory system is decreased. One of the major causes of this is cigarette smoking. अब emphysema में क्या होता है बच्चे? ठीक है, emphysema में क्या होता है कि सिगरेट स्मोकिंग की वजह से भी और भी कई चीजों की वजह से, मेनली सिगरेट स्मोकिंग की वजह से क्या होता है कि एल्वुलाई होती है बेटा, जो एल्वुलाई मान लो ये एल्वुलाई है, ठीक है, ऐसे प्रेजेंट है, ये